नमस्ते और स्वागत है ऐप का फटाफट फंडा में। यहाँ हम हर चीज़ समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान की उस कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो 7 दशकों से भी ज्यादा पुरानी है और जिसने पूरे साउथ एशिया का नक्शा और तकदीर दोनों बदल दी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के एक हालिया और कह सकते हैं काफी सनसनीखेज दावे से। उनका कहना है कि उन्होंने एक न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया था। कैसे? सिर्फ टैरिफ्स मतलब व्यापार शुल्कों की धमकी देकर। तो देखिए, एक तरफ तो ये दावा है कि जंग टल गई और भारत साफ साफ कहता है कि इसमें किसी तीसरे देश का कोई हाथ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की एक सीधी चेतावनी है कि एक पूर्ण युद्ध की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। और इसी से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच तनाव और अनिश्चितता का माहौल आज भी कितना गहरा है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो हमेशा एक दूसरे से भिड़ने को तैयार रहती है, हम इस मोड़ पर इस स्थिति तक पहुंचे कैसे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। इस दुश्मनी की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि इन दोनों देशों के जन्म में ही छिपी हैं 1947 के विभाजन में। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,40,00,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 1947 में ब्रिटिश भारत के बंटवारे के दौरान इतने लोग बेघर हुए थे। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक विस्थापनों में से एक था और उस सदमे ने आने वाले संघर्षों के लिए एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार कर दी। और इस पूरे संघर्ष के दिल में है कश्मीर, एक ऐसी रियासत जिसकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी लेकिन शासक हिंदू थे। 1947 में जब पाकिस्तानी कबीलों ने हमला किया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए और बस यहीं से पहले युद्ध की चिंगारी भड़क उठी। और इसी एक विवाद ने 4 बड़े युद्धों को जन्म दिया। 1947-48 में पहली जंग हुई जिसने एक सीज फायर लाइन खींची। 1965 का युद्ध लगभग बराबरी पर छूटा। 1971 में भारत को एक बहुत बड़ी जीत मिली और बांग्लादेश का जन्म हुआ। और फिर आया 1999 का कारगिल युद्ध। ये पहला बड़ा संघर्ष था जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार थे। मतलब अब दांव पर बहुत कुछ लगा था। 1971 की जंग के बाद 1972 में हुआ शिमला समझौता। इसी समझौते ने पुरानी सीजफायर लाइन को एक नया नाम दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC। और सबसे जरूरी बात, इसमें यह तय हुआ कि दोनों देश अपने मसले आपस में ही सुलझाएंगे, मतलब कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। और फिर इस कहानी में एक नया और शायद सबसे खतरनाक मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने खेल के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए, न्यूक्लियर हथियार। तो सवाल ये है कि आखिर इन न्यूक्लियर वेपन्स ने ऐसा क्या बदल दिया? साल था 1998। भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को कह सकते हैं चौंका दिया। जवाब में कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने 6 टेस्ट कर डाले और बस उसी दिन से साउथ एशिया ऑफिशियली एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया। मतलब एक ऐसी जगह जहां परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। अब जरा दोनों देशों की सोच का फर्क समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी परमाणु हमला शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हमारा जवाब इतना जबरदस्त होगा कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सोच थोड़ी अलग है। वो पहले इस्तेमाल करने की संभावना से इनकार नहीं करता। उसकी ये पॉलिसी असल में भारत की बड़ी पारंपरिक सेना को रोकने के लिए है, भले ही इसके लिए छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। दशकों की इस दुश्मनी की एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली कीमत चुकानी पड़ी है, और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों में भी चुकाई गई है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि डिफेंस पर कितना पैसा खर्च होता है। पाकिस्तान अपनी GDP का ज्यादा हिस्सा सेना पर लगाता है और प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च तो भारत से लगभग डबल है। अब जरा सोचिए, यही पैसा अगर एजुकेशन, हेल्थ या डेवलपमेंट पर लगता तो? इसे और साफ साफ समझने के लिए सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं, 1999 का कारगिल युद्ध। सिर्फ उस एक युद्ध में भारत को सीधे सीधे 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और याद रखिए, ये एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था। और अब इसका दूसरा पहलू देखिए,
अगर शांति हो जाए तो सिर्फ नॉर्मल ट्रेड से ही दोनों देशों को सालाना 37 अरब डॉलर का आर्थिक फायदा हो सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि इस लड़ाई की वजह से हम क्या कुछ खो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, पैसों से भी कहीं बड़ी कीमत है इंसानी जिंदगियों की। इन 4 बड़े युद्धों में 1 लाख से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। आंकड़ों और रणनीतियों के शोर में यही इस कहानी की सबसे बड़ी और असली त्रासदी है। अब हम आते हैं 21वीं सदी में और समझते हैं इस संघर्ष के आज के दौर को, जिसे एक्सपर्ट्स एक खतरनाक न्यू नॉर्मल कहते हैं। यहाँ एक बहुत अजीब सी बात है। देखिए, न्यूक्लियर हथियार एक फुल स्केल वॉर को तो रोकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तबाही का डर है। पर मजा देखिए, यही न्यूक्लियर छतरी छोटे मोटे संघर्षों को और बढ़ावा देती है, जैसे प्रॉक्सी वॉर। आज लड़ाई का मैदान पूरी तरह बदल चुका है। अब सिर्फ सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ती, अब होती है प्रॉक्सी वॉरफेयर, मतलब आतंकी गुटों का इस्तेमाल। होते हैं लिमिटेड स्ट्राइक्स जैसे एयर स्ट्राइक्स, और अब तो ड्रोन्स, प्रिसिशन मिसाइल्स और साइबर अटैक्स का जमाना है। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि कोई भी छोटा सा संकट, एक छोटी सी गलतफहमी कब एक फुल ब्लोन न्यूक्लियर वॉर में बदल जाए, कोई नहीं जानता। और इस पूरी इक्वेशन में एक और बड़ा प्लेयर है, चीन। चीन जिस तरह से पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री सपोर्ट देता है, वो भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंज को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। मतलब अब ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं रहा, ये एक न्यूक्लियर ट्राइलेमा बन गया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दोनों ही तरफ न्यूक्लियर हथियार हैं, तो जीत दिखती कैसी है? जीत का मतलब आखिर है क्या? ये वो सवाल है जो इस स्ट्रेटेजिक डेडलॉक को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस राइवलरी का भविष्य क्या होगा। अगर समझ आया तो लाइक करें, नई जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछें। धन्यवाद।